हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना, हम लोग बात कर चुके हैं स्टार्टिंग से कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, आयन होता है, और क्या होता है, एक लिगेंड्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और उससे बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेसिकली वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है ना, उसकी स्टेबिलिटी की हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं। समझ गए बात को। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी होती है। जैसे दो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उन दोनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कराएंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो वो जितनी भी चर्चाएं होंगी ना, वो इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। जैसे हम लोग लेके चलते हैं कि भाई रिएक्शन तो सबको पता ही है, रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यही तो होता है कि एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यही होता है ना बच्चों, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यही होता है ना। और ये चलो मान लो हो गया है ना, रिएक्शन हो गया। तो जो रिएक्शन हो गया तो तीन चीजें हमें बेसिकली पढ़नी होती है। ठीक है, एक तो हमें पढ़ना होता है कि भाई कोई रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या वो रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। सबसे पहली बात ये होता है कि कोई भी मैं रिएक्शन कराने लगा तो वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो रिएक्शन में सबसे पहले हमें यही चीज समझनी होती है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो क्या वो रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। कहने का मतलब है दो चीज आपस में ले आए और वो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। समझ गए आपको। तो सबसे पहला चीज तो हमें यही जानना होता है। तो कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक में तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो चैप्टर होता है, वो बताता है बेसिकली कि हमारी कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या फिर नहीं होगी। फिजिबल का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, कि रिएक्शन वो होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, फिजिबल का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये आता है, चलो मान लो भाई मैंने बोला कोई रिएक्शन चलो हो गई, मैंने बोला कि चलो भाई कोई रिएक्शन हो गई, कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो रिएक्शन हो गई। जब रिएक्शन हो गई तो वो किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। समझ आपको। कहने का मतलब है रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। वो 10 मिनट में बना रहा है, 20 मिनट में बना रहा है, 1 घंटा लगा है उसको बनाने में, 2 घंटा लग रहा है। तो वही क्या होता है कि किस स्पीड से वो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन हो रही है। तो हम लोग स्पीड का नाम ये करके, नाम ना दे करके हम लोग रेट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चीज होती है रिएक्शन में, वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो जो रिएक्शन हुई है वो किस रेट से हुई है। तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है बच्चों, किस में चर्चा करते हैं उसकी, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक, तो दो चीजें मिल गई हमें। एक तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका किससे पता चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स से। मान लो वो रिएक्शन हो भी गई तो किस रेट से हो रही है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है बच्चों, तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज होगी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से हमें यह पता चलता है एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन का मतलब क्या है, मान लो भाई तुम्हारी रिएक्शन हो गई, वो कितने की स्पीड से हो रही है वो सब हमें पता है ना। अब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना रहा है तो रिएक्टेंट पे के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बना। तो रिएक्शन जो है वो किस हद तक पहुंच रही है, समझ गए आपको। कहने का मतलब 50 किलो तुम रिएक्टेंट लाए हो भाई, 100 किलो प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमारे लिए अच्छा है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुम 50 किलो रिएक्टेंट ला रहे हो और 10 किलो प्रोडक्ट मिल गया, हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो रिएक्शन किस हद तक पहुंच रहा है उसकी चर्चा हम लोग कहां पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर। तो किसी भी एक रिएक्शन को समझने के लिए हमारे पास तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। मान लिया भाई रिएक्शन हो गई तो किस रेट से हो रही है उसे पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें केमिकल काइनेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, अब रिएक्शन जो है वो किस हद तक पहुंची है, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया, तो रिएक्शन किस हद तक पहुंची है उसको डील करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम का जानना जरूरी होता है। ठीक है, ये तीनों चर्चाएं हो गई किसी एक रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, अब मान लो भाई, अभी सुनते रहे ना, मान लो, ठीक है, ये सब रफ कर रहे हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो गई, ठीक है, कोई रिएक्शन हो गई। अब वो रिएक्शन जो है, चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, कोई भी एक इन जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, उसको लिख देता हूं, है ना।
तो वो इस तरीके से है कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये फर्दर इस तरीके से इक्विलिब्रियम का साइन होता है ना, और ये स्मॉल सी और कैपिटल सी प्लस स्मॉल बी, और ये क्या है कैपिटल बी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है मुझे इस रिएक्शन के लिए? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना कोई बहुत बड़ा तो बात है नहीं भाई, क्योंकि उसको तो हम 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीख के आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है ना, 12th में भी सीखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग जो लिखते हैं वो यही तो लिखते हैं कि भाई ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग इस वाले रिएक्शन के लिए। इस वाले रिएक्शन के लिए जो लिखेंगे तो प्रोडक्ट क्या है? ये जो टर्म है वो पूरा प्रोडक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है पूरा वो क्या है? रिएक्टेंट है। यही हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? सी है, सी, और इसके आगे जो ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर में लिख दो इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये बी है, ठीक है, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये, इसको पावर में लिख दो। इसी तरीके से नीचे क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में क्या लिखते हैं? जो ए है इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगी? इसकी पावर में आ जाएगी, तो ये ए आ गया। फिर ये हो गया बी, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया बी। तो ये क्या हो गया तुम लोगों का? एक ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग केसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। 11th क्लास में लिखा होगा है ना, और 12th में लिखते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख लिया। ठीक, इतना तो सीख गए है ना। अब देखो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमें एक जस्ट बेसिक आइडिया पता होना चाहिए था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। ठीक, अब देखो इंट्रोडक्शन ये है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि यहां भाई मेटल है। ठीक है, मेटल के पास क्या होती है? खाली ऑर्बिटल होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है मेटल के पास। ठीक है, यही होता है ना, आज से पहले भी देखा था। लिगेंड के पास क्या होती है? एक फील्ड ऑर्बिटल होती है। क्या होती है कि लिगेंड के पास एक फील्ड ऑर्बिटल होता है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या होता है? ये जो लिगेंड होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है मेटल के वैकेंट के डी ऑर्बिटल को। ठीक है, तो उससे क्या होता है? मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग हो जाती है भाई। ये मेटल है, इसका ऑर्बिटल, और ये जो लिगेंड है इसका ऑर्बिटल के बीच में क्या होती है? इस तरीके से क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। इसको बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्डिंग होता है, और इस ये जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यही होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो है वो ये होता है कि जो मेटल होता है वो क्या करता है? उसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, और जो लिगेंड होता है उसके पास क्या होता है? एक भरी हुई ऑर्बिटल होती है, फील्ड ऑर्बिटल। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है फील्ड ऑर्बिटल से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। और जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन देता है तो किसकी तरह एक्ट करता है? लेविस एसिड की तरह। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है तो किसकी तरह एक्ट करता है? लेविस बेस की तरह। मान लो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन गया, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग हो गई उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो बन गया तुम्हारा, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो जनरेट हुआ है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है? समझ गए आपको कि ये स्टेबल है या नहीं है? उसी बात की हमें चर्चाएं करनी है। ठीक है, उसी बात की हमें चर्चाएं करनी है। तो देखो, जो स्टेबिलिटी होती है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो दो तरीके से हमें पता चलती है। ठीक है, जो भी स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वो हम दो ही तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं हम? या तो हमें ये पता होना चाहिए, तो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म से निकाल सकते हैं। समझ आपको? तो उसको जब थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कि क्या है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो दो तरीके से निकलेगी, या तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, या दूसरा काइनेटिक स्टेबल होगा।
ठीक है। ऐसा देखो क्यों हुआ है, ऐसा सिंपल एक ही रीजन है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, बहुत सारे फंक्शन पढ़ते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन गिब्स फ्री क्या बताता है कि इस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, हमें बेसिकली वहां नहीं जाना, इतना कंफ्यूज मत होना, बस एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। और एक चेंज इन एंट्रोपी, ये दो ऐसे फंक्शन होते हैं जो बेसिकली बताते हैं कि रैंडमनेस बढ़ रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स, यही होता है ना, यही होता है ना। और काइनेटिक स्टेबिलिटी ये बताएगा कि कोई रिएक्शन हो गई तो वो किस स्पीड से हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें बताएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी जब स्टेबिलिटी हम लोग बताते हैं तो दो तरीके से हम लोग उसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं, या तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे या फिर काइनेटिक स्टेबिलिटी बताएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये था कि जो मेटल होता है उसके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके पास क्या होती है, खाली ऑर्बिटल होती है, और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है क्या वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी बताने के लिए हमारे पास दो टाइप से की स्टेबिलिटी होती है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। समझ गए आपको, कितने टाइप की स्टेबिलिटी होती है, दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है, 2 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर 2 टाइप की स्टेबिलिटी होती है। ये समझ गए बात को, नहीं समझे, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, एक तो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी, ठीक है, और एक दूसरी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो ये बताएगा कि भाई तुम्हारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये तो बताता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यही तो बताता है कि कोई रिएक्शन तुम्हारी फिजिबल होगी या फिर नहीं होगी। फिजिबल का मतलब समझ लो कि वो रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी, यही बताएगा। तो उसका पता कहां से चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी से। काइनेटिक स्टेबिलिटी से क्या होता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी से यह पता चलता है कि तुम्हारी कोई रिएक्शन होगी, मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन हो गई तो वो रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, या फिर बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है। समझ गए आपको, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो दो टाइप की होती है, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी होगा उसके अंदर, और क्या होगा, काइनेटिक स्टेबिलिटी होगी, ठीक है बच्चों। और जो थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी होगी तो वो फिजिबल की बात करो, कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। काइनेटिक स्टेबिलिटी में किसकी बात करेगा वो, कि वो रिएक्शन हो गई तो वो किस स्पीड से हो रही है, ठीक है। ये देख लिया। अब देखो बेसिकली मैं कंपैरिजन बताता हूँ दोनों में, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। फिर चलेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी के ऊपर। पहले एक बार जस्ट एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, उस ग्राफ से समझना कैसे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कि कोई भी ग्राफ से ही पता चल जाएगा हमें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही हमारे क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो देखो क्या फंडा है। मान लो भाई कोई रिएक्शन हो गई, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी को पता करना है, इसकी स्टेबिलिटी का पता करना है। तो स्टेबिलिटी का जब पता करेंगे ना, वो दो ही टाइप से हम लोग स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं। या तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा प्रोडक्ट, या फिर वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, एक काइनेटिकली स्टेबल होगा, ठीक है, काइनेटिकल स्टेबिलिटी होगी उसके अंदर। तो देखो किस तरीके से होगा। तो हम लोग ग्राफ देखते हैं ना, ग्राफ देखना यहाँ पर, ठीक। इधर तो हम लोग लेते हैं एनर्जी, इधर क्या है, एनर्जी है, और इधर क्या, रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस ये बता रहा है कि रिएक्शन हमारी क्या प्रोग्रेस हो रही है, चल रही है आगे की तरफ, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो यहाँ पर है रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से इस तरीके से क्या बन रहा है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, पी क्या है, यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो एक तो स्टेप ये वाला हो गया, स्टेप 1 इस तरीके से बन रहा है। दूसरा जो स्टेप है वो बनने का देखो क्या है, कि वो रिएक्टेंट से क्या हो रही है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है भाई, ठीक है। ये वाला जो स्टेप हो गया वो सेकंड स्टेप हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड स्टेप, ठीक है। ये हो गया है ना, सुनते हैं ना कि रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब वो दो रास्ते से बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो दो रास्ते से बन रहा है। एक तो रास्ता ये रहा जिसको मैंने स्टेप 1 बोल दिया, और एक दूसरा रास्ता क्या है, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ क्या, स्टेप 2 है। दोनों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन एक बात हमें पता है, जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कभी पढ़े हुए हैं,
तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतनी तो एनर्जी रिएक्टेंट की है ही, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये जो होता है एक एनर्जी बैरियर होता है। समझ गया आपको, ये क्या होता है, एनर्जी बैरियर होता है। कहने का मतलब ये जो बैरियर है ना, वो एक एनर्जी बैरियर होता है। ठीक है, एनर्जी बैरियर इसलिए बोलते हैं कि इस बैरियर को जब क्रॉस करेगा, जब ये हमारा क्या होगा, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये क्या हो चुका है, एक बैरियर है। ठीक है, इस बैरियर को क्रॉस कर देगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं क्रॉस करेगा तो रिएक्टेंट की तरफ ही रह जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो होती है, इतनी तो एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास है, देख रहे हो इतनी एनर्जी तो है, लेकिन यहां तक की एनर्जी और चाहिए ना, यहां से यहां तक की एनर्जी और चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, जिससे वो क्या करे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से इस वाले में देखो, सेकंड वाले स्टेप में यहां से यहां तक की एनर्जी चाहिए, जिसको मैं EA2 बोल रहा हूं। यहां देखो इसमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी में इसको EA1 से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है सेकंड वाले से। पहले वाले में क्या है, क्योंकि हाइट ज्यादा है ना, उसकी हाइट ज्यादा है। फर्स्ट वाला जो स्टेप जो फॉलो करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें देख लो हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, EA1 जो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी 1 जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी 2 से। होगा या नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जब एनर्जी कम देंगे तो जब बहुत तेजी के साथ क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्म बना देगा। ठीक है, तो जो स्टेप सेकंड है वो क्या है, काइनेटिक स्टेबल है। स्टेप सेकंड जो है वो क्या है, जो सेकंड वाला जो स्टेप है वो क्या है, काइनेटिकली स्टेबल है। लेकिन यहां पर देख रहे हो एनर्जी बैरियर है, फिर यहां से यहां आया तो एनर्जी बहुत ज्यादा इवॉल्व आउट कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो स्टेप 1 क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। तो दो चीजें हमें पता चल गई, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब मैं स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करने जाऊं तो दो तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को कंपैरिजन कर सकता हूं। या तो हमारा वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा, या फिर हमारा वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एक काइनेटिकली स्टेबल होगा। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हो गई। आओ तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, है ना। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये सब तो भाई पूरी केमिकल काइनेटिक्स ही है ना। ये जो ग्राफ वगैरह प्लॉट की एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह है ना, जो 12th में केमिकल काइनेटिक्स था। फिर देखो हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। ठीक है बच्चों, किसकी बात करते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में देखो क्या है, जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को मेजर करेंगे इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ गया, किसके टर्म में मेजर करेंगे उसको, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी टर्म में मेजर करेंगे, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में मेजर करेंगे। समझ गया बात को, किसके टर्म में मेजर करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में उसको मेजर करेंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया था, वो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी और नीचे क्या थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, फिर देखो हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग बता पाएंगे कि जो कोई कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, और जो थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके टर्म में मेजर करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो उसी की बात करते हैं आगे, हम लोग इसी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी ऑफ स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मान लो भाई हमारे पास, ठीक है, मान लो
सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको किससे मेजर करेंगे? हम लोग बीटा से उसको क्या करते हैं? शो करेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम लोग उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, ये Ag प्लस है, ठीक है, 2Cl माइनस है, ठीक है बच्चों, 2Cl माइनस है। ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है यहाँ पर AgCl की होल पावर 2, ठीक है। इस पर क्या बना रहा है? AgCl की होल पावर 2। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, ठीक है बच्चों। इस पर क्या है? -1 चार्ज है, 2 और इक्वल टू -1, तो इधर है ना +2, ठीक है। और ये बना दिया कॉम्प्लेक्स। मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाऊं तो क्या कैसे लिखेंगे? समझ आपको? ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो हम किस तरीके से लिखेंगे? और जो मैंने बताया, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। तो बीटा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बीटा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे तो लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट वाला पूरा टर्म क्या है? ये है, तो ये लिख दो AgCl की होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। और इधर -1। फिर नीचे देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? Ag प्लस, ठीक है। और साथ में देखो क्या ये है, ये हो गया तो क्या बन गया? Cl माइनस की आगे जो 2 लिखा वो लिख दो। इतना समझे? नहीं समझे? इसकी जो वैल्यू है, चलो मान लो मैं एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके अभी वैल्यू लेके आया हूं, तो उसकी जो वैल्यू है वो मान लो 2.2 × 10 की पावर 15 है आ गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? 2.2 × 10 की पावर 15 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन देखो, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखो क्या है। सेकेंड रिएक्शन सुनते ना, यहां से एक कंक्लूजन निकालेंगे बहुत अच्छा सा, है ना। सेकेंड रिएक्शन ये है कि Ag प्लस है, ठीक है, और ये रिएक्शन कर रहा है 2NH3 के साथ, और इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है तो वो इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है AgNH3 की होल ट्वाइस, और यहाँ पर लिखा हुआ है +1, ठीक है बच्चों। इस वाले रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बीटा लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस वाले रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बीटा लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बीटा क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। बीटा क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? ये लिख दो AgNH3 की होल ट्वाइस, और यहाँ पर कितना है? +1। फिर नीचे देखो ये रिएक्टेंट वाला पार्ट ली, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन Ag प्लस, और जो इसके NH3 होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन, और इसका जो स्टोइकियोमेट्री में उसको क्या कर दो? इसके पावर में लगा दो, यही होगा। इसकी जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.2 × 10 की पावर 8 आ रही है। समझ गए आपको? 2 रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है। 2 रिएक्शन में क्या किया? एक तो रिएक्शन ये वाली लिखी है, ठीक है, और एक रिएक्शन ये वाली लिखी है, ठीक है। इसके लिए जो बीटा की वैल्यू आ रही है उसको देखो कितनी आ रही है? 2.2 × 10 की पावर 15 आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। यहाँ पर देखो जो बीटा की जो वैल्यू आ रही है, जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1.2 × 10 की पावर 8 आ रही है। 1.2 × 10 की पावर 8 आ रही है। तो देखो एक कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पर, नोट करके देखो क्या है। जितनी ज्यादा हायर वैल्यू आएगी बीटा की बीटा की जितनी ज्यादा हायर वैल्यू आएगी, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। समझिए? तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात मैंने यहाँ पे लिख दी, जो हायर इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी? उतनी ज्यादा होगी। तो किसी के अंदर, जैसे देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 2.2 × 10 की पावर 15 है, और इसके लिए जो आई है इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए वो कितनी है? 1.2 × 10 की पावर 8 है। तो मैं बात करूं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस।
ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है जो बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसके लिए बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा आ रही है ना, हायर वैल्यू आ रही है, इसके लिए क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका सिंपल लॉजिक एक बात देखो, सिंपल बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, देख लो बीटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस कंसंट्रेशन के है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है, वो कॉम्प्लेक्स क्या है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू कम आने का रीजन क्या है, कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, वो लेस, थोड़ी कम स्टेबल बन रही होगी इसके कंपेरिजन में। तो इसलिए क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम आ रही है, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन यहां से निकाल करके मैंने ये लिख दिया कि हायर इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और जितनी कम वैल्यू होगी बीटा की उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा। समझे इस बात को? तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि दे दे भाई बीटा वगैरह की वैल्यू दे दे और तुमसे पूछ ले कि कौन से कॉम्प्लेक्स की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो भाई वहां पे हम लेंगे कि एक ही नारा याद रखेंगे हम लोग कि जितनी ज्यादा हायर इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है उसको सुनते रहना है ना। ये जो बीटा होता है, ठीक है, जो बीटा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज, is also known as formation constant, formation constant या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। समझ गया आपको? तो ये जो बीटा है जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं बीटा को, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया था, आया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई जो तुम्हारा बीटा होता है इसको एक और नाम से, किस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो वो किस नाम से जानते हैं इसको, फॉर्मेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन स्टेबिलिटी कांस्टेंट का नहीं था, किसका था, फॉर्मेशन कांस्टेंट का। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ था, इन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इन थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी के अंदर दो चीज हम लोग यूज करते हैं, दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक तो होगा स्टेबल और एक क्या होता है, अनस्टेबल। दो टर्म यूज करेंगे, एक तो स्टेबल और एक क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्टेबल हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल हो गया, तो तुम बोलोगे कि भाई वो क्या है, स्टेबल है, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी के टर्म में। और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, लेस स्टेबल हुआ। ठीक है, क्या हुआ, लेस स्टेबल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, तो ये तो भाई क्वेश्चन बात हो गई बीटा से रिलेटेड है ना। तो अभी दो एग्जांपल, दो रिएक्शन करके देखे थे, उसके बीटा के लिए चर्चा करी थी कि जो बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा हायर होगी तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, यही तो था एक AgCN की होल ट्वाइस, और यहाँ कितना है, -1। फिर B जो है वो ये था कि AgNH3 की होल ट्वाइस, और यहाँ कितना था, +1। तो जो ये वाला जो कंपाउंड है, A जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, B से। समझिएगा, तो A क्या है, ज़्यादा स्टेबल है B से, और B क्या है, लेस स्टेबल है, तो अनस्टेबल है। तो A वाला जो कंपाउंड है वो क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है इसकी, ज़्यादा है। ठीक, इसकी चर्चाएं भी करी थी। वो किसके बेसिस पर देखी थी, वो बीटा की वैल्यू के बेसिस पर देखी थी, लेकिन हर जगह तो हमें बीटा की वैल्यू मिलने वाली नहीं है, तो किसके बेसिस पर देखेंगे, तो जो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे ना जब देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी में देखो दो टर्म हम लोग यूज करेंगे, एक तो इनर्ट वर्ड यूज करते हैं, और एक करते हैं लेवाइल। ठीक है, इनर्ट वर्ड जब यूज करेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा।
जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इनर्ट है। और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल है या फिर बोले लेस स्टेबल है, तो वहां पर हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, लेवाइल है वो। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, एक तो वो इनर्ट का और एक क्या करते हैं, लेवाइल का। तो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तो क्या यूज करेंगे, इनर्ट है, और जो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा क्या होगा, अनस्टेबल है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं कि वो क्या है, लेवाइल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसमें चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ना, जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ये डील करती है, डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन समझा, तो किसके साथ बेसिकली डील करती है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक स्टेबिलिटी की कहानी आ गई। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि वो हमारा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया, वो ज़्यादा स्टेबल हो गया तो तुम्हारा इनर्ट है। ठीक है, और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या है, लेस स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, लेवाइल है। अब देखो, मान लो भाई तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ठीक है, इसी के अंदर बात करें हम लोग काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर कि मेटल लगा हुआ और यहाँ क्या लिगेंड लगा हुआ इस तरीके से। ठीक है, लिगेंड लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा लिगेंड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर एंटर आ गया, ठीक है, और इसने क्या कर दिया, इसमें से एक लिगेंड को रिप्लेस कर दिया। इसने क्या कर दिया, इसमें से एक लिगेंड को रिप्लेस कर दिया। इसको मैं L' से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, L' लिगेंड आ गया, तो उसको रिप्लेस करने के बाद L5 और एक L' लग गया, और L को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, इसमें से एक लिगेंड रिमूव हो गया ये। ठीक है, तो इसमें से ये जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता तो क्या इसमें से ये लिगेंड को रिप्लेस कर पाता, नहीं कर पाता। तो ये वाला जो लिगेंड है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, अनस्टेबल है। जब तो उसमें से कोई बाहर से एक लिगेंड आया, एंटर करके उसको क्या कर दिया, धक्का मार के रिप्लेस करके बाहर निकाल दिया। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो हम लोग क्या नाम यूज करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर, लेवाइल। क्या वर्ड यूज करते हैं कि वो क्या है, लेवाइल है। ठीक है, फिर देखो मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रिलेशन देखेंगे थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक डायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, एक रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है और काइनेटिक स्टेबिलिटी है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ गए आपको, कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई भी रिलेशन इसलिए नहीं है कि कुछ कॉम्प्लेक्स, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये वाला देखो एग्जांपल, Hg यहाँ Cn की होल पावर 4 है और यहाँ पर लगा हुआ है -2 लगा हुआ है। ये वाला कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो तुम्हारा एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ठीक है, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो केमिकली काइनेटिक अनस्टेबल है। काइनेटिकली क्या है, अनस्टेबल है। समझे बात को, नहीं समझे? तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिक्स स्टेबल है और ये क्या है, काइनेटिकली अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिक्स स्टेबल इसलिए बोला कि ये जब रिएक्शन हो रही होगी ना मरकरी और साइनाइड की, तो रिएक्शन हो रही है लेकिन वो बहुत देर में जाकर के हो रही है। क्या हो रही है, बहुत देर में जाकर के, कई घंटे लग जा रहे हैं, तो तुम बैठे रहोगे वहां देखने के लिए, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या उसकी धीरे है। रेट ऑफ रिएक्शन उसकी क्या है, धीरे है, लेकिन रिएक्शन तो हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो जब रिएक्शन हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक्स स्टेबल है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसकी बहुत कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिकली अनस्टेबल है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेकिन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, बन रहा है ना, चाहे भली धीरे बने। तो इसलिए बोलते हैं कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो वो क्या है, काइनेटिकली स्टेबल है, और कोई रिएक्शन हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे जाकर के हो रही है तो वो क्या होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट देखो बच्चों, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो देखते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर टॉपिक के अंदर क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर जो है, जैसे तुम्हारे फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, मेटल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक मेटल है,
ये लिगेंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर क्या बन गया Ml लिगेंड लग गया है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में देखो एक लिगेंड लगा हुआ है तो यहाँ पे Ml, चलो रहने दो अपन, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में देखो क्या मेटल है, ये एक लिगेंड Ml लगा हुआ था, है ना। इसी कॉम्प्लेक्स को देखो, इसमें Ml प्लस दूसरा लिगेंड लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ से Ml2 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, वो क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है उसका वो किस में होता है कि स्टेप वाइज होता है। पहले एक लिगेंड आएगा, फिर एक स्टेप होगा, फिर दूसरा लिगेंड लगेगा, फिर तीसरा लिगेंड, तो हर स्टेप में क्या हो रहा है, एक लिगेंड लगता जा रहा है, ये हो रहा है। ऐसे देखो इसी के अंदर क्या है, Ml2 के अंदर एक लिगेंड और लग रहा है तो Ml3 बन गया। तो हर स्टेप में क्या है, मेटल एक लिगेंड के साथ रिएक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन हर स्टेप में क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेप में क्या हो रहा है, लिगेंड्स एंटर कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लिगेंड लगेंगे। मैंने बोला MLN टाइप, MLN तक चला गया, इस तरीके से 3 4 5 से बहुत होंगे, N होंगे मतलब मान लो, है ना। ये फिर लिगेंड लगा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें +1 कर दो M, क्योंकि यहाँ देख लो एक है तो इसमें 2 लग रहा है, यहाँ पर इधर 0 था, इसका 1 लग गया, इधर 2 था, इधर 3, तो यहाँ पर N लगा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा MLN+1, यही होगा। फिर देखो मैं इस वाले रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखूं या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, बात बराबर है, क्योंकि बीटा ही रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, फॉर्मेशन कांस्टेंट एक ही चीज। तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Ml, और इधर मैं क्या लिखूंगा कि मेटल लगा हुआ, इधर क्या है लिगेंड। फिर मैं इसके लिए इस वाले के लिए लिखूं तो क्या हो गया, इसके लिए मैं β1 लिखता हूँ, स्टेप 1 के लिए β1, स्टेप 2 के लिए β2, तो इसके लिए Ml2, और यहाँ क्या होगा Ml, साथ में क्या होगा लिगेंड लगा होगा। फिर इस वाले स्टेप के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, β3, वो क्या होगा ये प्रोडक्ट वाला पार्ट Ml3, और नीचे क्या होगा इधर रिएक्टेंट वाला पार्ट Ml2 और L होगा, Ml2 और यहाँ क्या होगा L होगा। इसी तरीके से मैं ओवरऑल इस वाले रिएक्शन के लिए लिखूं, इस वाले रिएक्शन के लिए मुझे लिखना है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो मैं कैसे लिखूंगा βN, कौन सा स्टेप है ये N स्टेप है, तो βN इक्वल टू ये देखो MLN+1, ठीक है। और नीचे क्या रखूंगा मैं रिएक्टेंट वाला पार्ट MLN और ये L लिख दूंगा, ठीक है। इतना समझे नहीं समझे, ये समझ गए ऑब्वियसली सी बात है ना। अब देखो ये हो गई कहानी। अब देखो मैं उसको स्टेप वाइज में लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन तो यही है हमारी, यही हो रहा है। तो ये तो हर स्टेप के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख दिया। और जो मैं सिर्फ एक सिंगल स्टेप के अंदर लिखना चाहूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, एक सिंगल स्टेप के अंदर लिखने जाऊं मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, वो देखो किस तरीके से लिखते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं बीटा इक्वल टू, ठीक है। मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ एक सिंगल स्टेप के अंदर सारी जितने भी स्टेप में हमारी रिएक्शन हुई है, पहले स्टेप में एक लिगेंड लगा, फिर दूसरे स्टेप में 2 लिगेंड लग गया, एक और लिगेंड लग गया, फिर उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तीसरा लिगेंड लग गया, तो जितने भी लिगेंड लगते जा रहे हैं ना, मान लो n स्टेप में जाकर के लग रहे हैं, हर स्टेप के लिए अपना अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, β1 β2 β3 β4 इस तरीके से था ना था। और जो मैं ओवरऑल बात करूं कि मुझे पूरी रिएक्शन देखी है, उस रिएक्शन के लिए मुझे ओवरऑल क्या लिखनी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखनी है। तो देखो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, वो लिखते हैं β1 मल्टीप्लाई बाय β2 मल्टीप्लाई बाय β3 इनटू में इस तरीके से क्या करेंगे βN। इन सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी तुमने स्टेप में क्या हुआ, जितने भी स्टेप में रिएक्शन हुई है, जितने भी स्टेप में रिएक्शन है, सब स्टेप के लिए क्या लिख दो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख दो, और सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ओवरऑल स्टेप की स्टेबिलिटी कांस्टेंट मिल जाएगी। और ये वाला जो रिलेशन है ना, उसको इतना इंपॉर्टेंट लगा देना कि पेपर में आएगा ही आएगा, तो क्या आएगा पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये रिलेशन कितनी बार पेपर में पूछा, 2-3 बार, है ना। अब देखो, और जो मैं इस बीटा को, चलो ठीक है, ये तो पूरी चर्चा हो गई कि ये क्या हो गया, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी। तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता क्या है कि हर स्टेप में जाकर के क्या करो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को लिखो, और मुझे ओवरऑल रिएक्शन की लिखनी हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, बीटा से रिप्रेजेंट करके सबको जितने भी स्टेप के क्या थे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। तो देखो क्या है, ये बीटा देख लो, बीटा को देखते रहना, ये जो बीटा था वो क्या था, एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट था। बीटा क्या, एक स्टेबिलिटी
कांस्टेंट, या फिर इसी को फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते थे, है ना, या फिर इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते थे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो मेजर किसके टर्म में करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेजर होती है। ठीक है, अब देखो मैं इस बीटा को रेसिप्रोकल कर दूं, 1 बीटा को इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसको हम दे देते हैं के से रिप्रेजेंट। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 1 ये जो बीटा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका जो रेसिप्रोकल करती है तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ये जो बेसिकली के जो होता है ना, इसको बोलते हैं ना डिकम्पोजिशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन कांस्टेंट या फिर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जितनी कम वैल्यू होगी, लेसर द वैल्यू ऑफ के की जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी, जितनी कम वैल्यू होगी, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझ गया आपको, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, के मतलब इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होगी या फिर बोलो डिकम्पोजिशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतना ही जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो एक ये वाला रिलेशन जो है ना वो एग्जाम में आया हुआ है, समझ गया। तो कि के जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1 बीटा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन कांस्टेंट या फिर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स का होगा, लेस स्टेबल होगा, और के की वैल्यू जितनी कम होगी वो जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक रिएक्शन देख रहे हैं किसके ऊपर, के बेस पे देखेंगे, है ना। मान लो भाई हमारा पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो ये है Ag, चलो वही कॉम्प्लेक्स लेते हैं, AgCN की होल पावर 6 है ना, और यहाँ पे कितना -1, ये डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है, ये डिकम्पोज कर रहा है तो Ag प्लस में ब्रेक कर रहा है और 2Cn माइनस के अंदर ब्रेक कर रहा है मेरे भाई, यही हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, AgNH3 की होल ट्वाइस, और यहाँ पर कितना है +1 लगा हुआ है, ये डिकम्पोज कर रहा है तो ब्रेक हो रहा है Ag प्लस के अंदर, Ag प्लस के अंदर, साथ में क्या है 2NH3 के अंदर ब्रेक कर रहा है, यही हो रहा था। मान लो इसकी K की जो वैल्यू है वो है 1/2.22 इंटू 10 की पावर 15, ये है लगभग में। और इसके लिए जो K की वैल्यू है वो क्या है 1 समथिंग करके थी, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है, मान लो इतनी है ना। तो मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और इस के की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यही बोला था। ठीक है, तो मुझे मान लो के की वैल्यू इस तरीके से, मान लो जब तुम बीटा देख रहे थे, अब हम लोग के की वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लो के की वैल्यू इसकी दे दी 10 और इसके लिए के की वैल्यू कितनी दे दी, 8 दे दी, समझ गया आपको। मान लो इसके लिए के की वैल्यू कितनी है, 10 है इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए डिकम्पोज करने के बाद। ठीक है, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन कांस्टेंट बोलते हैं या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसके लिए जो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो के की वैल्यू है वो 8 आई है। ठीक है, तो इसकी जो के की वैल्यू आई है वो क्या है, हायर है, के की वैल्यू क्या है, हायर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया, जो क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। लेकिन के की वैल्यू इसके लिए क्या, ये कम आई हो तो ये क्या हो गया, हाई स्टेबल हो गया। ठीक है, तो के की वैल्यू से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। नेक्स्ट देखो, मेन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो भी स्टेबिलिटी होगी उसके ऊपर चलते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, पहला जो डिपेंड करता है वो करता है सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। सबसे पहला क्या होता है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, CMI मतलब क्या, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। तो देखो
जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज होगा, हायर इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, हाई स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाई स्टेबल होगा। समझ गए आपको? जैसे हमारे पास क्या दे रखा, आयरन +3 है और एक क्या है, आयरन +2 है। लिगेंड इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, लिगेंड इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो होगा ना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पर देखो चार्ज क्या है, ज़्यादा है। समझ आपको? जब चार्ज ज़्यादा होगा तो जिस भी सेंटर मेटल आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि लिगेंड के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो लिगेंड के साथ क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं ना। तो जब चार्ज इतना ज़्यादा होगा और लिगेंड पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, नेगेटिव पोल होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है वो तो नेगेटिव होता है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा तो उसके कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला फैक्टर ये हो गया चार्ज के ऊपर, है ना। सेकंड देखो, इसी में बात करते हैं। सेकंड जो फैक्टर है, पहला फैक्टर किसमें देखा, पहला फैक्टर था कि हम लोग सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर देख रहे थे। सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर क्या देखा, चार्ज वाला फैक्टर देखा। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। सेकंड देखो, मैं बात करूं तो सेकंड है बी। बी है तुम्हारा साइज ऑफ द आयन। ठीक है। जितना ज़्यादा तुम्हारा छोटा साइज होगा सेंट्रल मेटल आयन का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन। आयन का जितना छोटा साइज होगा, मोर इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। वो जो कॉम्प्लेक्स होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। समझ आते हो? जैसे तुम्हारे पास एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है ना। साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब लिगेंड के साथ रिएक्ट करेंगे, जब लिगेंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। साइज बढ़ रहा है, आयन का साइज बढ़ रहा है। तो जो स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स की वो क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा लिथियम प्लस, फिर होगा सोडियम प्लस, फिर होगा पोटाशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, फिर क्या होगा, सीजियम प्लस। समझेगा आपको? इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है ना। इधर से इधर जाने पे क्या है, साइज छोटा हो रहा है। तो जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। समझेगा? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लिगेंड का भाई साइज छोटा होगा तो लिगेंड के साथ क्या करेगा, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर लेगा। जब बहुत अच्छे से लिगेंड के साथ इंटरेक्शन कर लेगा तो वहाँ पर क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो ये बात हो गई। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल देखो क्या है, एक EDTA का नाम सुना है? जब हम लोग लिगेंड की चर्चा कर रहे थे तो EDTA लिगेंड पढ़ाया था कि हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है। तो EDTA क्या है, EDTA जो होता है ना वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है मैग्नीशियम +2, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये है एक्सेप्शन है। EDTA कॉम्प्लेक्स बना रहा है मैग्नीशियम +2 के साथ। ठीक है। तो मैग्नीशियम +2 छोटा साइज का रियल लिगेंड है। तो तुम्हारा क्या बोलते कि भाई स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। लेकिन जो EDTA होता है वो कैल्शियम +2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो तुम क्या बोलते कि ये कम स्टेबल होना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है, नहीं होता। जो EDTA होता है मैग्नीशियम +2 का भली साइज छोटा है कैल्शियम +2 से, ये क्या होता है कि लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम +2। ये क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि जो EDTA होता है ना वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, कैल्शियम +2 के साथ। तो EDTA जो होता है वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मैग्नीशियम +2 के, कैल्शियम +2 के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एक्सेप्शन है। वैसे तो ठीक है कि भाई तुम्हारा साइज छोटा होगा तो तुम्हारी क्या होगी, लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन उतना अच्छा होगा। जब इंटरेक्शन उतना अच्छा होगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। थर्ड फैक्टर देखो, जो बात करते हैं वो बात करते हैं
थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सी क्या है फैक्टर तुम्हारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है तो देखो क्या है, मान लो भाई मेटल है, ठीक है, मेटल के पास खाली और वाइटल होता है और एक दूसरा मेटल उसके पास भी खाली और मेटल। ये जो मेटल है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जो मेटल हो कैसी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। लेकिन ये जो मेटल है उसकी क्या है? एक लेस लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, ठीक है। कैसा एलिमेंट है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, ये क्या है? अब जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जितनी ज़्यादा पावर होगी, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्या होगी? जितनी ज़्यादा पावर होगी उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगी उसकी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या करेगा? कम अट्रैक्ट करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच में क्या होगा? मेटल लिगेंड के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन बहुत अच्छे होंगे, गुड इंटरेक्शन। जब अच्छे इंटरेक्शन होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये लिगेंड के साथ क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींच पा रहा है, तो बहुत कम खींचेगा तो मेटल लिगेंड्स के बीच में क्या होगी? पुअर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होगी? बहुत पुअर होगी। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंटरेक्शन ही बहुत पुअर होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ गया बात को? वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो जब हम फैक्टर देख रहे थे, जब फैक्टर्स देख रहे थे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए, तो पहला फैक्टर किस पे था कि कॉम्प्लेक्स जो भी सेंटर मेटल आयन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर तीन फैक्टर देखे थे। एक तो क्या होना चाहिए? चार्ज वाला देखा था, जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर दूसरा देखा था कि सेंटर मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और वहीं पर एक्सेप्शनल देखा था। एक्सेप्शन वो कैल्शियम वाला था और किसका था? मैग्नीशियम 2+ का था, वो ADT के साथ था, उसको ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड जो देखा था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखा था। किसी भी एक सेंट्रल मेटल आयन की क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो लिगेंड के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेगा। जब बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेगा तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो मेटल की क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी तो लिगेंड के साथ क्या होगा? कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा अपनी तरफ उसके, तो इंटरेक्शन क्या होगा उसके बीच? पुअर होगा। जब इंटरेक्शन पुअर होगा तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो भी क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, ठीक है, लेस स्टेबल होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये तो चर्चा हो गई है ना। अब बात करता हूं मैं कि और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, तो जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है यहाँ पर लिख देता हूँ, तीन चीज़ों पे मेजर तौर पे डिपेंड करती है। पहला करता है जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला। दूसरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। किसके ऊपर? लिगेंड के ऊपर। तीसरा जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है? कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा वो जो लिगेंड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड होगा उस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो होता है वो किस पर फैक्टर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि तीनों ऑप्शन थे, 1 2 3 तीनों ऑप्शन थे और फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि तीनों ही फैक्टर पर हमारा क्या होता है? डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको पढ़ लिया सेंटर मेटल आयन में, इसमें 3 फैक्टर थे। अब बात करेंगे हम लोग लिगेंड की, ठीक है। तो देखो लिगेंड के ऊपर चल रहा है ना, तो लिगेंड की चर्चाएं करेंगे। लिगेंड में भी देखेंगे भाई ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लिगेंड की। तो देखो ध्यान रखना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इधर टॉपिक से, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी से तो हर साल 4 या 5 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे, है ना। तो देखो लिगेंड के ऊपर चलते हैं ना। किसके ऊपर चलते हैं? सेकंड, लिगेंड के ऊपर, ठीक है। तो लिगेंड में जो होता है सबसे पहले डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, चार्ज ऑन लिगेंड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज ऑन लिगेंड। जितना ज़्यादा चार्ज होगा हायर इज द चार्ज,
चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वो जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। उसका सिंपल लॉजिक ये है, क्योंकि मेटल है, मेटल के पास क्या होती है, खाली ऑर्बिटल होती है, और जो लिगेंड होता है उसके पास क्या होगा भाई, चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज ज़्यादा मतलब क्या है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इसको डोनेट करेगा ना, इस मेटल को, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेटल लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी लिगेंड के ऊपर उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, पहला तो फैक्टर हो गया चार्ज ऑन लिगेंड। दूसरा जो होता है वो डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, बेसिक कैरेक्टर के ऊपर। बेसिक कैरेक्टर के ऊपर देखो क्या है, सिंपल फंडा है, ये जो NH3 है और एक क्या है, वाटर है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यही होता है, मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल होती है और लिगेंड के पास क्या होती है, भरी हुई डी ऑर्बिटल होती है। तो मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है, और जो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन देता है तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, लेविस बेस की तरह। तो भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो लेविस बेस अच्छा होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेविस बेस होगा, और जो ज़्यादा करेगा तो वो क्या होगा, अच्छा ज़्यादा होगा लेविस बेस, है ना। तो अमोनिया जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या होता है, लेस बेसिक होता है। ठीक है, किससे, NH3 से। तो जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, हायर इज द बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ गए, क्योंकि अमोनिया जो होगा इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट कर देता है, वाटर पे जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से डोनेट नहीं करते, तो इसलिए क्या है, लेस बेसिक है, ये क्या हो गया, ये ज़्यादा बेसिक है अमोनिया। ठीक है, तो जो NH3 जो होते हैं के जो बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे एज कम्पेयर टू वाटर के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, सी जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है चिलेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, चिलेशन के ऊपर। और चिलेशन तुम्हें मैंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो वहाँ बहुत अच्छे से बता रखा। तो चिलेशन क्या होता है, कोई भी एक एसाइक्लिक लिगेंड होता है, वो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है सेंटर मेटल आइटम के साथ कंबाइन करने के बाद, तो वो एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन करता है, वही क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, और उसी पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। तो इथाइलिन डायमीन है हमारे पास CH2, यहाँ NH2, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, और यहाँ क्या है CH2, यहाँ पर क्या है NH2, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। तो एक तो मेटल है, यहाँ पे सेंटर मेटल आयन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ गया आपको। ठीक, अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन है FeCN की होल पावर 6, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया और एक दूसरा दे दिया FeEN की होल पावर 3। ठीक है, और मैं पूछने लगूँ भाई इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, A होगा कि B होगा, तो मेरे दोस्त सिंपल टिक कर देना कि B होगा। ठीक है, ये होगा ज़्यादा स्टेबल। और ज़्यादा स्टेबल का रीज़न क्या है, सिंपल, यहाँ पे लिगेंड देखो क्या है, लिगेंड क्या हो गया, एक एसाइक्लिक लिगेंड है, वो जब सेंटर मेटल आयन के साथ क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो क्या कर देगा, एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन करेगा, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखो कौन सा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो बचता है, एक ही फैक्टर बचा, वो है स्टेरिक इफेक्ट। वो क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। मान लो भाई एक मेटल है, ठीक है, और एक लिगेंड है, ठीक है, इस तरीके से लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होती है, मेटल के पास खाली होती है। इस तरीके से दूसरा मेटल है, खाली ऑर्बिटल, लिगेंड के पास क्या भरी हुई ऑर्बिटल है। मान लो ये जो लिगेंड है वो क्या एक बल्कि है, बल्कि मतलब समझो बहुत बड़ा है, भारी है, बल्कि मतलब बहुत बड़ा सा है। ठीक है, और ये जो है वो बल्कि नहीं है ये लिगेंड। तो ये जो बल्कि लिगेंड है वो क्या कर रहा है, इस मेटल के साथ जब इंटरेक्शन करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्सों के बीच में क्या होगा, भाई बल्कि है, बहुत बड़ा है, तो फिर क्या होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, और बन भी गया तो क्या होगा, लेस स्टेबल बनेगा। समझेगा आपको। तो स्टेरिक फैक्टर में क्या है, और जो मोर बल्कि लिगेंड हुआ, क्या हुआ, मोर बल्कि
लिगेंड हुआ, लिगेंड जितना बल्कि होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है बेसिकली तौर पर, क्योंकि हमारा कोई लिगेंड होगा बल्कि मतलब समझो बहुत बड़ा होगा लिगेंड, तो उसमें क्या होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स मेटल के साथ इंटरेक्शन करने जाएगा तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो क्या होगा, जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये पूरी जो चर्चाएं थी वो किसकी हो चुकी है, पूरी स्टेबिलिटी की हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों।